हेलो गाइस, सबको मेरा राम राम। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर लीनियर इक्वेशन। इसका पार्ट वन। तो एमसीक्यू और एक्सेप्शन रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट नहीं करके फटाफट हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ये स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल। तो देखते हैं ये सवाल क्या है। यहाँ पे एक मिनट पेन ले लेता हूँ। हाँ जी। तो ये जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे आपको दिया गया है। दो इक्वेशन को इन्होंने रेशियो में दिया है। जैसे इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट 3x+4y और x+2y का जो रेशियो है वो 9:4 है। मतलब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन का रेशियो दिया हुआ है और आपको यहाँ पे इन दो एक्सप्रेशन का रेशियो पता लगाना है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लेते हैं। अगर 3x+4y, देखो ये जो रेशियो का जो फर्स्ट पार्ट है इसको आप इस रेशियो के फर्स्ट पार्ट से कंपेयर करो। तो ये 4y और इसको आप 9 से कंपेयर करो, और रेशियो का जो सेकंड पार्ट है ये वाला पार्ट, इसको आप इस रेशियो के सेकंड पार्ट से कंपेयर करो। तो क्या हो जाएगा, आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे। और ये मिल गए आपको इक्वेशंस। जब आप इनको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कुछ भी मेथड लगा के जब सॉल्व करोगे तो आपको एक्स और वाई के वैल्यू मिल जाएंगे, और एक्स और वाई के वैल्यू को आप इन रेशियो में डाल देना, इनका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम एक बार सॉल्व करते हैं। मैं एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से करता हूँ इसे। मैं यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालता हूँ। तो मैं इस सेकंड वाले इक्वेशन से एक्स का वैल्यू निकालता हूँ। मैं 2y को राइट साइड भेज देता हूँ। तो ये मेरा इक्वेशन निकल गया एक। चलो इसको हम डालते हैं इस वाले में। तो 3, और यहाँ x की जगह पर मैं ये वाले वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें हमने x पे ये वाले वैल्यू को डाल देना है। ठीक है, आप इस तरह से कर लेना। इसको आप नंबर 1 ले लेना, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको आपने यूज किया तो ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो x का वैल्यू है ये हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये ओके। चलो अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 4 12, 3 2 6, 6y प्लस 4y इक्वल्स 9। तो आप 12 को राइट साइड भेज दो। -6y और +4y -2y, यहाँ 9, और +12 को हम राइट साइड ले लेते हैं -12। तो इसको सॉल्व करके आपको मिलता है -3। बोथ साइड आप माइनस कैंसल आउट कर दो, आपको y का वैल्यू मिल जाता है 3/2। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो x का वैल्यू था वो क्या था, x इक्वल टू 4 - 2y, राइट। अब y पे आपको यहाँ जो वैल्यू मिला है वो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो y के जगह पर 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसल आउट करने के बाद आपको जो रिजल्ट निकल के आ रहा है 4 - 2 3 6। सही है। ओ सॉरी, मैंने क्या कर दिया, एक्सट्रीमली सॉरी भाई, ये गलत कैलकुलेशन कर दिया। तो 2 और 2 तो कट गया, यहाँ पे 3 बचा, तो आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, राइट। तो x और y का वैल्यू मिल गया। अब आपको ये रेशियो कैलकुलेट करना, तो ये रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। 3x+5 रेशियो 3x - y, यहाँ हम वैल्यू डाल देते हैं। x की जगह पर हम डालते थे 1 + 5, सॉरी 5y था, 5y, और y पे क्या वैल्यू आएगा, 3/2। ठीक है, और ये रेशियो है बीच में, रेशियो। और इस पार्ट को आप ब्रैकेट में ऐसे ले लो। ठीक है, या फिर आप फ्रैक्शन में भी आप इसको ले सकते हो, फ्रैक्शन में। ठीक है, इस तरह। तो चलो अभी यहाँ पे वैल्यू डालते हैं सेकंड पार्ट में। 3x, तो x की जगह 1 -y, y पे हम वैल्यू डाल देते हैं 3/2। ओके, तो इस तरह से हमने वैल्यू डाल दिया। अब इसे एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 + 15/2 फर्स्ट पार्ट, रेशियो का सिंबल यहाँ पे 3 - 3/2, राइट। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर 2। तो यहाँ आ जाएगा 6 + 15, और यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 - 3। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा है 21/2, और रेशियो, और यहाँ पे बन रहा है 3/2, राइट। अच्छा, अब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। जब भी आप रेशियो को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो तो जो सेकंड पार्ट है ना उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब रेशियो एक तरीके से डिवाइड ही है, राइट। रेशियो जो है एक तरह का डिवीजन ही है, और आप जब डिवीजन को कन्वर्ट करते हो मल्टीप्लिकेशन में तो सेकंड फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैंसल आउट करो, यहाँ पे आ रहा है 7, यहाँ पे 2 और 2 कैंसल आउट कर दो 1। तो आपको रेशियो मिल रहा है 7/1, मतलब रेशियो में लिखोगे तो 7:1। तो ये आपके पास ऑप्शन में है सी पे, तो आप सी पे टिक लगाओ। तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको दो इक्वेशन को इन्होंने दिया था, ये दो इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को आपको रेशियो में दिया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A fraction becomes 4 when 1 is added to both the numerator and denominator, and it becomes 7 when 1 is subtracted from both the numerator and denominator. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, फ्रैक्शन को हम ले लेते हैं x by y।
तो केस 1 में इन्होंने क्या बोला कि अगर आप 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 4। मतलब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 1 ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन 4 बन जाएगा। देखो दोबारा दिखाता हूं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4 व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, ये केस 1 है। और सेकंड केस में बोला है इट बिकम्स 7 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, तो केस 2 में क्या बोला, केस 2 में बोला कि अगर आप 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो जो फ्रैक्शन है वो 7 बन जाता है, इट बिकम्स 7। ये हमने इक्वेशन बना ली है। ठीक है, अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सवाल क्या है, न्यूमरेटर कितना होगा, तो हम इसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4y प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे आप 4y, ये जो प्लस 1 है इसको आप राइट साइड ले जाओ, माइनस कर दो तो आपके पास बचेगा 3। एंड सेकेंड इक्वेशन को भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू 7y माइनस 7। माइनस 1 को आप राइट साइड लेके चले जाओ, तो x इक्वल्स 7y माइनस 6। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो x का वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिला है, तो 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7y माइनस 6। ओके, ये हमने वैल्यू डाला, कहां से डाला, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और यहाँ पे लिख दो कि हमने x का वैल्यू इक्वेशन 1 से डाला है, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, आ रहा है ना समझ में। तो हमने इस x के वैल्यू पे, यहाँ पे जो हमने x का वैल्यू निकाला वो हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो 7y को आप लेफ्ट साइड में लाओ, 4y माइनस 7y, और ये जो प्लस 3 है इसको राइट साइड ले जाओ, माइनस 3, और यहाँ पे माइनस 6 है, तो यहाँ पे बन गया माइनस 3y और यहाँ पे माइनस 9। दोनों साइड में कैंसिल आउट करने से y का वैल्यू निकल के आ रहा है 3। ओके, तो अब y का वैल्यू को आप यहाँ अगर पुट कर देते हो इस x में, तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, सॉरी हाँ, y का निकल गया, अब हम x का निकालेंगे तो x क्या हो जाएगा, 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 3 है, प्लस 3, तो इसको सॉल्व करने से आ रहा है 4 3 12, 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15। ओके, तो हमने यहाँ पे जो फ्रैक्शन बनाया था यहाँ पे लेट वाले में, तो हमारा जो न्यूमरेटर था वो x था और आपका सवाल था न्यूमरेटर कितना है, मतलब x कितना, तो x हमें मिला 15, तो न्यूमरेटर मिल गया 15, तो ऑप्शन में देखो ये 15 है, डी है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सम हो गया, प्रॉब्लम सम हमने एक देख लिया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या बोला, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, तो सवाल क्या है, इसमें बोला गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन है तो k का वैल्यू क्या होगा। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स b1 बाई b2। ये यूनिक सोल्यूशन का रिलेशन है। इस रिलेशन में हम दोनों इक्वेशन से वैल्यू डाल देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में जो a1 है वो 2k है, x का कोफिशिएंट को हम a1 बोलते हैं। a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 का मतलब होता है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 का मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन में से y का कोफिशिएंट, और b2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन में से y का कोफिशिएंट। ओके, तो चलो हम वैल्यू डालते हैं। तो a1 का वैल्यू है 2k, a2 का वैल्यू है 6, नॉट इक्वल्स b1 y का कोफिशिएंट होता है जो कि फर्स्ट इक्वेशन से है 5, और b2 का मतलब सेकंड इक्वेशन से y का कोफिशिएंट -5। यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, 3 मिलेगा, तो k बाई 3 नॉट इक्वल्स, यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो आपको -1 मिलेगा, तो आपको ये 3 को आप राइट साइड शिफ्ट कर दो, k नॉट इक्वल्स टू -3, ये आउटकम आ रहा है। तो ये देखो ऑप्शन में किधर है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो दूसरा सम देखते हैं, नंबर 4 में देखते हैं क्या है। if the lines given by this and this are parallel, okay, इस बार आपको पैरेलल दिया है। ठीक है, पैरेलल का मतलब है नो सॉल्यूशन, तो आपको नो सॉल्यूशन या पैरेलल दिया है, दोनों के कंडीशन में जो रिलेशन बनता है वो बनता है a1 बाई a2 इक्वल्स b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। ठीक है, आप इन सब चीजों को याद कर लेना। पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था यूनिक सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ग्राफ के बारे में पूछो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होने से यूनिक सोल्यूशन होता है। और जैसे इन्होंने बोला पैरेलल लाइन है, यहाँ पे इस बार जो ये दोनों इक्वेशन है ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे है नो सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन का मतलब है कॉमन पॉइंट बिटवीन द
लाइंस। अब अगर लाइन दोनों पैरेलल है तब उनमें तो कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं ना, इसलिए नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन में आप इस रिलेशन को यूज करोगे। तो इस रिलेशन की मदद से आपको वैल्यू ऑफ के फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनमें वैल्यू डाल देते हैं। a1 का वैल्यू 3 है, मतलब a1 बिलोंग्स टू फर्स्ट इक्वेशन, x का कोफिशिएंट a1 होता है, और a2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि 2 है। b1 का मतलब होता है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि 2k है, और b2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो कि 5 है। c1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है 2, और c2 का मतलब है, ये c2 है, हाँ, ये गलती से a जैसा लिख दिया मैंने। C2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे C राइट साइड में, वहां पे लेफ्ट साइड में, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों को सेम साइड में होना चाहिए। तो इस 1 को भी आप राइट साइड में भेज दो, जिससे ये बन जाएगा -1। तो आप C2 पे लिखो -1। ओके, इस बात का ध्यान रखना, C सेम साइड में होना चाहिए, या तो दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड में हो, या तो दोनों इक्वेशन में वो राइट साइड में। तो यहाँ पे एक में राइट था, दूसरा में लेफ्ट था, तो मैंने लेफ्ट वाले को राइट में ले लिया ताकि दोनों सेम साइड में आ जाए। ये तो ऑलरेडी राइट में है, और इस +1 को भी राइट में ले लो, -1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे -1 डालो, या तो फिर आप इसको लेफ्ट में ले लेते हैं, ये -2 हो जाता है, ये +1, दोनों को सेम साइड में होना चाहिए। तो चलो अभी हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको फर्स्ट दो रिलेशन को लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 है, मुझे के का वैल्यू निकालना है, तो के मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो मैं इन दो रिलेशन को कंपेयर करता हूँ। नॉट इक्वल वाला पोर्शन आप रहने दो। तो 3/2 इज इक्वल्स टू 2k/5। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2k इज 4k, और 3 इंटू 5 इज 15। अभी 4 को आप राइट साइड लेके आ जाओ, तो k इज इक्वल टू 15/4। तो k का वैल्यू हमें मिल गया। ये ऑप्शन आप देखो यहाँ पे है कि नहीं, तो हाँ, ऑप्शन सी में ये आंसर मिल रहा है। तो k का वैल्यू इस तरह मिल गया। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं। रिलेशन सारा याद रखना बस, ठीक है। तो यूनिक का मैं एक बार रिवाइज करा दूं क्या आपको रिलेशन। देखो यूनिक में हमने देखा था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब यूनिक मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही है, उसमें इस रिलेशन को यूज करते हैं। मैनी सोल्यूशन मतलब a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, ये हो गया मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन कोइंसाइड होगा, ओवरलैपिंग लाइन। ठीक है, इसको बोलते हैं मैनी सोल्यूशन या फिर कोइंसिडेंट लाइन, और इसमें होता है इंटरसेक्टिंग लाइन। एंड थर्ड वन इज a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इज नॉट इक्वल्स C1/C2। ओके, इसमें क्या होता है, पैरेलल लाइंस या फिर नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका याद रख लेना, फर्स्ट यूनिक सोल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड मैनी सोल्यूशन या कोइंसिडेंट लाइन, थर्ड हो गया नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइन। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। For which values of p will the line represented by the following pair of linear equation be parallel? तो ये आपको पैरेलल के पैरेलल लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं, तो पैरेलल लाइन के इक्वेशंस में आपको p का वैल्यू पूछा गया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एक बार। तो पैरेलल अभी मैंने आपको बताया, a1/a2 इज इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2। तो यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। तो a1 का वैल्यू है 3, a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, b1 मतलब y का कोफिशिएंट दैट इज -1, और b2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट दैट इज -2, नॉट इक्वल c1। c1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से कांस्टेंट वैल्यू जो कि -5 है, और c2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में से कांस्टेंट वैल्यू -3। चलो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, p का वैल्यू कैलकुलेट करना। तो आप क्या लोगे, आप c1, क्योंकि p आपको यहाँ पे मिल रहा है, c वाले रेशियो में मिल रहा है, तो आप c वाले रेशियो को आप कंपेयर करो इन दोनों में से किसी भी एक के साथ, क्योंकि ये किसी से भी इक्वल नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। यहाँ पे आप माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दो, ये माइनस कैंसिल हो गए, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इन दोनों को। मैं यहाँ पे एक बार कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, इफ 1/2 इज नॉट इक्वल्स टू 5/p, ठीक है, ये माइनस माइनस आप यहाँ कैंसिल आउट कर दो ऊपर नीचे, और इस रिलेशन को लो और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। p इंटू 1 इज p नॉट इक्वल्स टू 5 10। तो आपको यहाँ पे क्या वैल्यू मिला कि p का जो वैल्यू है वो 10 नहीं होगा। तो p का वैल्यू अगर 10 नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है, बट 10 नहीं होगा, 10 के अलावा कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप ऑप्शन ए को लोगे, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 10, मतलब 10 छोड़ के आप कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हो p का। ओके, तो इस तरह से ये p का वैल्यू निकल गया। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of k for which the system of linear equation this and this is inconsistent. Inconsistent और consistent दो वर्ड होते हैं, मैं एक बार समझा देता हूँ। Inconsistent मतलब no solution और consistent मतलब having solution। तो हमने यहाँ पे जो तीन कंडीशन देखे थे, यूनिक सोल्यूशन और मैनी सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन हमने क्या देखा था, ये वाले यूनिक सोल्यूशन,
तो यहाँ पे सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन है, एक है कितने भी है लेकिन है, यूनिक सोल्यूशन मतलब सिंगल सोल्यूशन, तो सोल्यूशन इसमें है मतलब ये कंसिस्टेंट। मैनी सोल्यूशन, सेकंड केस था मैनी सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन का सिचुएशन था ये वाला, ये था मैनी सोल्यूशन, मतलब इसमें भी सोल्यूशन है, तो जब सोल्यूशन होता है तब हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। और अगर सोल्यूशन नहीं होता है, कंसिस्टेंट सॉरी कंसिस्टेंट, और अगर सोल्यूशन नहीं होता है लाइक a1/a2 b1/b2 सॉरी b1 है एंड इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है, ये नॉट इक्वल्स टू c1, तो ये है नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइन, तो इसमें सोल्यूशन नहीं है, तो नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, ये जो हमने देखा यहाँ पे इनकंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन नहीं होना। तो जब दोनों लाइन पैरेलल होते हैं तब सोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब है कॉमन पॉइंट्स बिटवीन द लाइन, तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेगा, तो कॉमन पॉइंट आएगा कैसे, कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, है ना। जैसे ना मान लो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया कॉमन पॉइंट दोनों लाइन के बीच में, तो इसमें जो कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स वाई, जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो एक्स और वाई के वैल्यू हो जाएंगे, मतलब उसे हम सोल्यूशन बोलेंगे, राइट। तो सोल्यूशन मतलब कॉमन पॉइंट बिटवीन द लाइन, तो इसमें इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन में तो आपको एक कॉमन पॉइंट मिलता है, इसीलिए बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप हो जाता है ना, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप होने से बहुत सारे कॉमन पॉइंट आ जाता है, और बहुत सारे कॉमन पॉइंट आने की वजह से हम बोलते हैं कि मैनी सोल्यूशन। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस होते हैं, तो पैरेलल लाइंस होने से क्या होता है, दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता, कॉमन पॉइंट नहीं आने की वजह से हम बोलते हैं नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है इसमें। ओके, तो चलो ये चीज था, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या था, इनकंसिस्टेंट मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, तो कोई सोल्यूशन नहीं है मतलब पैरेलल, तो हम रिलेशन लेंगे a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, हम इस रिलेशन को लेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं। a1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट दैट इज 1, a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 5, b1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 2, b2 का मतलब है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट k एंड नॉट इक्वल्स टू c1, c1 मतलब कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे भी देखो कि इसमें राइट में है उसमें लेफ्ट में है, तो मैं इस बार इसको लेफ्ट साइड में कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -3, तो आप C1 पे डाल दो -3, और ये ऑलरेडी लेफ्ट में है 7, तो ये आप 7 कॉपी करो, इस बार मैंने C लेफ्ट में रखा दोनों का, ठीक है, उस हिसाब से मैंने वैल्यू लिखी है, ठीक है, क्लियर हो गया। ये वाला C राइट में था +3 था, इसको मैंने लेफ्ट में कर दिया तो -3, तो मैंने C या -3 डाला, और यहाँ 7 ऑलरेडी लेफ्ट में है तो एज इट इज मैंने डाल दिया। तो चलो अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को, इन्होंने क्या बोला, वैल्यू ऑफ के आपको कैलकुलेट करना है, ओके, वैल्यू ऑफ के निकालना, तो मैं इसको करता हूँ, क्योंकि इन दोनों के इस बार के मेरे पास जो है सेकंड पार्ट में, तो इस बार इसके साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सेकंड में है तो आप फर्स्ट के साथ कंपेयर करो जिससे आपको के का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा, है ना, बट आप इसके साथ करोगे तो आपको मिलेगा कि के क्या नहीं है, के का वैल्यू क्या नहीं हो सकता वो आपको पता लगेगा, लेकिन आप अगर इसको फर्स्ट के साथ कंपेयर करते हो तो के का एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते के इंटू वन के आ गया एंड 2 5 10 आ गया, तो ये आपको के का वैल्यू मिल गया। अब ये ऑप्शन में है कि नहीं, देखो के का वैल्यू, तो ये ऑप्शन डी में है, तो इन्होंने बोला द वैल्यू ऑफ के क्या है, तो वैल्यू ऑफ के है 10, तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। So the value of k for which the system of equation this and this has no solution. Again no solution, again no solution मतलब parallel line, तो आप फिर से parallel line का relation यहाँ use कर दो, a1/a2 b1/b2 and not equals to c1/c2 parallel line, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, a1 का वैल्यू है 1, so 1 डाल दो आप यहाँ पे, a2 का वैल्यू है 2, अब b1 का वैल्यू आप देखो यहाँ पे क्या है 1 है, 1 डाल दो आप, b2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है k है, आप k डाल दो, और उसके बाद यहाँ पे आपको नॉट इक्वल्स टू c1, c1 का वैल्यू है, इसमें है -4, लेफ्ट साइड में है, मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ, तो इसे भी मुझे लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा, तो आप इसे लेफ्ट साइड में ले लो -3, तो -3 पुट कर दो, एंड उसके बाद हम लास्ट सम की तरह इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हम दोनों को कंपेयर कर देते हैं, 1/2 इज इक्वल टू 1/k, तो आपको यहाँ पर k का वैल्यू मिल जाएगा 2, ठीक है, ये ऑप्शन में है कि नहीं k का वैल्यू, डी, यस यहाँ पे है, ऑप्शन में है, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, ये आपके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए। अभी ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या शो करता है, क्या ये नो सोल्यूशन है, क्या ये यूनिक सोल्यूशन है, क्या ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है ना, ये ऑप्शन डी आएगा, एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा। तो चलो हम इसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत मजेदार इक्वेशन है, 3 टू दी पावर एक्स प्लस वाई, मतलब जो वेरिएबल्स है वो पावर में दिया गया है, और यहाँ पे है 81, ठीक है, तो मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरह से इनको सॉल्व करके
इक्वेशन को यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाता है। तो यहाँ पे जो बेस है वो 3 है, इसलिए आप 81 को भी 3 बेस में कन्वर्ट करो, तो 81 को हम लिखेंगे 3 टू द पावर 4। ये 81 होता है 3 टू द पावर 4, तो आप 81 की जगह 3 टू द पावर 4 लिखो। अभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक लॉ है कि अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम बेस होता है तो पावर भी सेम होता है। मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम बेस होता है तो उनका जो भी पावर होगा आप उन पावर को भी इक्वल बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करते हैं, हम इनके पावर को इक्वल बोल देते हैं। तो इस 3 का पावर x प्लस वाई, उस 3 का पावर 4, तो ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेम तरीके से हम सेकंड वाले में आते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में है 81 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो इस 81 को भी हम 3 टू द पावर 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 टू द पावर 4। और यहाँ पे है x माइनस 1, ये एक और पावर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो अभी इस 3 पे ना दो पावर है, एक पावर 4, एक पावर x माइनस वाई। तो किसी भी बेस पे अगर मल्टीपल पावर्स हो तो हम उन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। मान लो ये बेस है, इस पे एक पावर m है, एक पावर n है। इस पर और भी पावर लगा दो, यहाँ पे मान लो यहाँ पे p है। तो एक ही बेस पे बहुत सारे पावर है, तो आप सारे पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो mnp। उसी तरह 3 पे आपको दो पावर दिख रहे हैं, इन पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 3 टू दी पावर 4x माइनस 4y। ओके, इस तरह से। और राइट साइड में 3 टू दी पावर 1। अब ये लॉ आपका फिर से बन गया, इक्वल के दोनों तरफ सेम बेस है तो उनके पावर को आप इक्वल कर सकते हो अभी। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सीन बन गया। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसे सॉल्व करके, इनको सॉल्व करने से कितना रिजल्ट आता है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए, तो हम देखते हैं एक बार कौन सा टाइप का सोल्यूशन है, पहले ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ a1 बाई a2, तो a1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन से आपको देखना है x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट x का है 4, तो ये 1/4 आ रहा है। b1 बाई b2 में चेक कर लेता हूँ एक बार, b1 बाई b2 कितना है। तो b1 बाई b2 का जो वैल्यू है वो है, b1 है 1 और b2 का वैल्यू है -4, तो 1 बाई -4, मतलब दोनों डिफरेंट है। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 सेम नहीं है। हाँ, एक में पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है और दूसरा में निगेटिव वैल्यू आ रहा है, राइट। b1 बाई b2 दोनों सेम नहीं है, ये 1/4 आ रहा है, ये -1/4 आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो डिफरेंट आने का मतलब ये यूनिक सोल्यूशन है। बट मैं थोड़ा सा ये भी चेक करूंगा, क्या x का वैल्यू, x और y का वैल्यू निकलने से क्या ये वैल्यूज आते हैं, अगर ये आते हैं मैं इसी ऑप्शन को टिक लगाऊंगा। तो एक बार मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन से मैं एक बार थोड़ा इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ इसको, फिर हम इधर करते हैं। तो यहाँ पे मैं x का जो फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें से मैं x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, 4 माइनस वाई। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको दिखा रहा हूँ, आपको एलिमिनेशन मेथड से नहीं दिखा रहा हूँ। आप शायद एलिमिनेशन मेथड से कर लो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अच्छा, अब ये जो x का इक्वेशन मेरे पास आ रहा है फर्स्ट से, मैं इसको 3 नंबर डाल देता हूँ और मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, उसी को यूज करके मैंने ये निकाला, तो इसको अब मैं डाल देता हूँ इसमें। तो 4 इंटू एक्स माइनस 4y इक्वल टू 1, ये मैंने इक्वेशन लिखा। तो ये जो x है यहाँ पे मैं x का ये वाला वैल्यू डाल रहा हूँ, 4 माइनस वाई। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 4 जो 16 माइनस 4 इंटू वाई 4y माइनस 4y इक्वल्स टू 1। तो 16 को आप राइट साइड भेज दो और -4y माइनस 8y इक्वल्स टू -15। तो आपको यहाँ पे y का जो वैल्यू आ रहा है, दोनों तरफ आप माइनस कट कर दो तो आपको मिल रहा है 15/8। ठीक है, x का वैल्यू मिल रहा है ये 15/8। तो अभी अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन करूं तो मेरे को मिक्स फ्रैक्शन में क्या वैल्यू मिलेगा, 1 8 और 7 मिलेगा, राइट। 7 1 सॉरी 8 1 8, 8 प्लस 7 15। सही है। हाँ, तो क्या ये ऑप्शन मैच किया? यस, ऑप्शन मैच किया y के लिए। अब मैं इसको डाल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में और सॉल्व करके देखता हूँ x का क्या वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, तो चलो ये थोड़ा मैं जगह खाली कर देता हूँ, यहाँ खाली कर देता हूँ। तो हम देखते हैं, अगर ये हमारा आंसर आ जाता है तो हम इसी ऑप्शन को टिक लगाएंगे। ऐसा तो यूनिक सोल्यूशन में पता चले, अगर ये आंसर गलत निकला तो हम यूनिक को ही मार्क करेंगे, वरना हम ऑप्शन डी को ही टिक लगाएंगे। तो चलो अभी हमें y का जो वैल्यू मिला है 15/8, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि x का वैल्यू मिल जाए। तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 15/8। ठीक है, मैं 15/8 ये वाला वैल्यू यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला नहीं कर रहा हूँ एक बार। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके 8, तो 8 4 32, 32 माइनस 15 हो जाता है 17, 17/8। तो 8 आपका 8 2 16 होता है,
16 और 1, राइट। 2 1/8 आ रहा है, क्या मैच किया? यस, ये ऑप्शन मैच किया, x का वैल्यू मैच किया। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन डी। हम ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आंसर निकाला। अगर ये आंसर गलत आता तो हम यूनिक सोल्यूशन को ही टिक लगाते। तो फिलहाल यहाँ पे इनके सोल्यूशन दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। सोल्यूशन हम निकालेंगे। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा हो गया आज का एमसीक्यूज। अब हम देखेंगे नेक्स्ट असर्शन एंड रीजनिंग। ये हमारा पहला असर्शन रीजनिंग है। pair of linear equation 3x plus 3y plus 12 equals 0 and 8x plus 6y plus 24 equal to 0 has infinite many solution। तो देखते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है कि नहीं। यहाँ पे देखो a1/a2 का जो वैल्यू आ रहा है वो 9/8 आ रहा है, एंड b1/b2 का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 3/6। तो यहाँ पे ये वैल्यू कैंसिलेशन करने से 1/2 आ रहा है। तो यहाँ पे a1/a2 जो है, ठीक है, a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन नहीं है, ये यूनिक सोल्यूशन है। यहाँ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बन रहा है। तो ये यूनिक सोल्यूशन होता है, ये मैनी सोल्यूशन नहीं होता। इसका मतलब असर्शन गलत है। तो असर्शन गलत होने से मैं और रीजन पढ़ के क्या करूंगा, सीधा हम ऑप्शन डी को टिक लगा देते, क्योंकि असर्शन गलत सिर्फ आपको इसी ऑप्शन में मिलेगा। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसर्शन हमें दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स -4 और 2x प्लस के वाई इक्वल्स टू -3, और बोला है नो सोल्यूशन। तो k का वैल्यू 2 होगा। तो नो सोल्यूशन का मतलब है a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल्स c1/c2, ये दिए। तो हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे अभी। तो वैल्यू a1 कितना है? 1 है। a2 का वैल्यू 2 है, ये रहा a2 का वैल्यू। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट को a2 बोलते हैं। b1 फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b1 होता है, तो 1 डालते हैं। b2 मतलब सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट को b2 बोलते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं। बस इतना को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो k इंटू 1 k और 2 1 z 2, चलो मिल गया k का वैल्यू 2। तो ये देखो k का वैल्यू 2, तो असर्शन सही है। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, हमने यूज किया नो सोल्यूशन, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे क्या कंडीशन दिया है, यूनिक सोल्यूशन। इन्होंने बोला यूनिक सोल्यूशन होने से कंसिस्टेंट होता है। तो ये बात सही है, कंसिस्टेंट होता है यूनिक सोल्यूशन होने से। कंसिस्टेंट मतलब हैविंग सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन में सोल्यूशन तो है ना, तो कंसिस्टेंट है। रीजन सही है, और असर्शन में भी जो वैल्यू निकला वो सही निकला। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों सही है, लेकिन दोनों रिलेटेड नहीं है। एक आपका मतलब नो सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, और एक यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। तो दोनों सही है बट दोनों रिलेटेड नहीं है। तो हम ऑप्शन बी देखेंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों ट्रू है बट दोनों सेम चीज पे बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ये ऑप्शन टिक लगाएंगे, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। चलो आज के 10 क्वेश्चंस हो गए एमसीक्यू। एक्चुअली बीच में काफी गैप आ रहा था, एक्चुअली क्लासेस वगैरह करके और ये सब करके ना टाइम थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो जाता है। बट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के जो क्वेश्चन है आप लोग के पास एमसीक्यूज वगैरह और केस स्टडीज वगैरह मैं दे सकूं, ठीक है। और केस स्टडी का भी वीडियो ऑलमोस्ट रेडी है, मैं बस कल तक मैं उसे भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो केस स्टडी है वो भी आपको मिल जाएगा जल्दी से जल्दी। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। ओके, चलो गुड नाइट, सबको राम राम फिर से।